मेरे साथ दिल्ली सरकार के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, जो लगातार कोरोना में मैंने अपनी आंखों से देखा है, घर घर इन्होंने खाना पहुंचाया है और तमाम गली मोहल्ले में गए हैं और दिल्ली में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोरोना के पेशेंट भी रिकवरी कर रहे हैं और देश में सबसे कम मरीजों की संख्या हो रही है तो अब दिल्ली में हो रही है। उसके अलावा राजेंद्र पाल गौतम की एक खासियत है कि हमेशा जो ऑपरेट सोसाइटी है, जो हाशिए के लोग हैं, जिनको किसी भी तरह से चाहे जाति के आधार पे, मज़हब के आधार पे शोषण हुआ है, उनके साथ खड़े रहते हैं। और एक सोशल जस्टिस मंत्री के रूप में आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा काम होता है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उन समाज के लिए जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करे। कई सारे दिल्ली में आज यूपीएससी का रिजल्ट भी आया, इन्होंने कोशिश की थी कि छात्राओं को जो ऑपरेट सोसाइटी के हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, उनको कोचिंग मिले और खासकर मेडिकल इंजीनियरिंग आईएएस की जो तैयारी करते हैं उनको मिले। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप और सफाई कर्मचारियों के लिए भी बहुत इनिशिएटिव किया था। कोरोना के बाद क्या स्थिति है उस पर, और देश भर में जिस तरह से खासकर कास्ट एट्रोसिटी, जो जातीय जो हिंसा बढ़ी है, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, इसका क्या रोड मैप हो सकता है और कैसे इसको सॉल्यूशन में तब्दील किया जा सकता है। सर, दिल्ली में अब आपकी तारीफ़ हो रही है कि दिल्ली में कोरोना घट रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब अमित शाह ने इनिशिएट किया तब ये सब हुआ है, जबकि वो खुद कोरोना अब उनको हो गया है। नहीं नहीं, देखिए, किसी एक मंत्री के कहीं एक बार किसी हॉस्पिटल में दौरा कर देने मात्र से कोई कोरोना ख़त्म नहीं होता। ऐसा होता तो दुनिया में बड़े बड़े नेताओं ने दौरे किए, वो कब का ख़त्म हो जाता। इसके लिए स्ट्रेटेजी बना के बाकायदा एक प्लानिंग के साथ काम किया गया निरंतर, और उसमें दिल्ली की जनता ने साथ दिया। दिल्ली के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और नर्सिंग स्टाफ और दूसरे तरह के जो स्टाफ्स हैं, उन सब ने मिल के काम किया है। और जहाँ तक बात है किसी व्यक्ति की, कोई एक अकेला व्यक्ति या अकेला सरकार इतनी ताकतवर नहीं है कि वो कोरोना को ख़त्म कर दे। इसमें सबके सहयोग से लगातार प्रयास किया गया है और एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया गया, जिससे हम दिल्ली के अंदर कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। पहले रोज़ आपके मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोग मजाक भी बना रहे थे कि ये मीडिया में दिख रहे हैं कोरोना के बहाने। अब जबकि सबसे बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, चूँकि आप दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए, नतीजे आ रहे हैं। राशन को लेकर आप लोगों ने अच्छा काम किया, जो मुझे कई लोग बताते हैं कि आपके पास राशन कार्ड नहीं, उसके बाद भी राशन मिलते हैं। तो किस तरह से आप लोगों की मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री ने किस तरह से गाइड किया, और क्या किस तरह से, कितना बड़ा चैलेंज था और कैसे आप लोगों ने इसको सॉल्यूशन दिया, क्योंकि अभी बाकी तमाम राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है, ताकि उनको मदद भी मिले। देखिए, एक तरफ तो हमने मज़दूरों के लिए सारे स्कूलों के अंदर लगभग 12 लाख लोगों को सुबह और 12 लाख लोगों को शाम को खाने का इंतज़ाम किया, और जहाँ लोगों के पास जगह नहीं थी उनको ठहरने का इंतज़ाम किया। और दूसरी तरफ सारे टेस्टिंग की गई, ट्रेसिंग की गई, और धीरे धीरे एक एक एरिया को आइडेंटिफाई करते हुए उसको फोकस किया गया। और मैं समझता हूँ लगातार हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने की दिशा में काम किया। ऑक्सीमीटर्स हम लोग लेके आए, ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, आईसीयू बेड्स का इंतज़ाम किया। धीरे धीरे जो क्या हुआ कि, और फिर जनता ने जो सहयोग किया, जो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को जो मेंटेन करना था, या मास्क यूज़ करना था, या हाथों को सैनिटाइज करना था, या केयर करके थोड़ा दूरी बना के रखना था, उसमें दिल्ली के लोगों ने भी भरपूर साथ दिया। और मैं समझता हूँ उसमें सरकार ने और जनता ने और हमारे सारे स्टाफ ने, सब ने मिलके काम किया है। उसका नतीजा है कि हम एक सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? आप लोग चुनाव जीते थे, आपकी सरकार बनी थी, फिर इस तरह की मुसीबतें आई, और आप जब लगातार जा रहे थे लोगों से, क्या लगा था, क्या करना बहुत ज़रूरी आपको लग रहा था, और कैसे आपने जो किया उसको थोड़ा बताइए एक मंत्री के तौर पे। चैलेंजिंग तो था, क्योंकि जैसे हम लोग जीत के आए इतने भारी बहुमत से, उसके तुरंत बाद नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा दंगे हो गए, और उधर उनको रिहेबिलिटेशन कर रहे थे कि तुरंत कोरोना हो गया। अब अब एकदम सब लोग, जैसे अचानक लॉकडाउन हुआ, और सबके काम धंधे सब बंद हो गए, लोगों पे खाने को नहीं है। हमारा चैलेंज ये था, जहाँ से भी सूचना आती थी कि यहाँ लोगों के पास खाना नहीं है, तो हम लोग किट्स लेके वहाँ जाके उनके घर तक हमने किट्स, खाने की किट पहुँचाने का काम किया। एक तरफ खाना स्कूलों में बँट रहा था, दूसरी तरफ जो राशन की दुकानें थी उनके माध्यम से राशन हम लोग दे रहे थे, तीसरा जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी अलग से किटें बनाई गई। और इसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे थे जो किसी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए स्पेशल जो कूपन, राशन कूपन के लिए, उनकी भी जहाँ जहाँ से सूचना आई वहाँ पे हमने किट बनवा कर
महीने का राशन, 20 दिन का राशन लगातार पूरे दिल्ली के अंदर हमने और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया। और मैं समझता हूं कम से कम दिल्ली में एक भी खबर ऐसी नहीं मिलेगी जो मैं उसका श्रेय पूरे कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा कि कोई ये कह दे कि भूख से कोई मर गया। तो ये इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं अरविंद जी को इसका श्रेय दूंगा कि उन्होंने ये कहा हम सबसे कि भाई कोई भूख से ना मर जाए और कोई इलाज से वंचित ना रह जाए, आप सब लोग जुट जाओ। और बहुत से लोग पेरेंट्स कहते थे कि भाई बहुत कोरोना फैल रहा है, डेथ्स हो रही हैं, आप लोग बाहर मत निकलो, इतना क्यों अपनी जान को आप हथेली पे लेके चल रहे हो। लेकिन हमने सोचा कि अगर सरकार, जो लोग सरकार में बैठे हैं, मिनिस्टर्स हैं, अगर हम लोग घर बैठ गए तो फिर जो स्टाफ है उसका भी जज्बा गिर जाएगा और वो लोग भी फिर उस जज्बे के साथ हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, इसमें ये रिस्क लाइफ का तो लेना पड़ेगा और वो हम सब ने लिया। बेसिकल हमने मतलब हर उसका पालन करते हुए जो भी हम प्रिकॉशन ले सकते थे वो लेते हुए हमने काम किया, लेकिन सबके जज्बे को बरकरार रखा और मैं समझता हूँ उसी जज्बे का कारण है और लोगों के हिम्मत और हौसला और हमारे जो डॉक्टर्स और स्टाफ का हौसला, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। क्या लग रहा है आपको, लगातार मुख्यमंत्री से बात हो रही थी आप लोगों की, एक मंत्री के तौर पे लगातार इनिशिएटिव ले रहे थे आप लोग, तो दबाव भी था और बात भी हो रही थी। नहीं, दबाव सिर्फ इतना था कि कोई भी व्यक्ति खाने से वंचित ना हो, कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना हो। खुद मुख्यमंत्री जी डेली पर्सनली खुद वो हर चीज़ को अपने नॉलेज में रखते थे, हर चीज़ पे पूछते थे, मिनिस्टर से पूछते थे, कार्यकर्ताओं से भी डायरेक्ट जुड़े हुए थे। खाने की क्या पोजीशन है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, खाने की क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो खुद डायरेक्ट जब सीएम जुड़े हुए थे तो मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से सारे मंत्रियों में, एमएलएज में और सब कार्यकर्ताओं में भी जज्बा पैदा हुआ, जो कि मुख्यमंत्री डे टू डे रिपोर्ट ले रहे हैं और डे टू डे नहीं, मिनट मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। तो इसलिए उनमें उनमें भी एक जज्बाती तौर पे सब कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम इस दिशा में आगे बढ़ पाए। क्या लग रहा है, एक सवाल है, देश भर में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें हुई हैं वो भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ज़्यादा हुई है। जिस तरह से लगातार लॉकडाउन में निजीकरण हो रहा है, जो रेलवे हो या ये सब, क्या लग रहा है आरक्षण को लगभग खत्म मान लिया जाए अब? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों ने कोरोना के चलते अपने काम को रोक दिया, उन्होंने राजनीति बंद कर दी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अपनी राजनीति कभी बंद नहीं की। उसने अपनी वर्चुअल रैलीज जारी रखी, अपनी सभाएं जारी रखी, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा के अपनी सरकार वहाँ पे बना दी, राजस्थान की सरकार को गिराने का पूरा प्रयास किया और अभी भी प्रयासरत है। और इसके साथ साथ उसका जो मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे कोर्ट्स के द्वारा जिस तरह के जजमेंट्स आए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे केवल राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो अपने उद्देश्यों से कभी भी अलग नहीं हुई। बाकी लोगों ने तो फिर भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम को रोका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मुझे लगता है, जिसने कोरोना को भी जो जो गाइडलाइन जारी की, ऐसा लगता है जो गाइडलाइंस बाकी लोगों के लिए थी उनके लिए नहीं थी, क्योंकि उसके बीच उनकी सारी एक्टिविटी जारी रही हैं। कल 5 अगस्त है, कल राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उसी को लेकर बुद्धिस्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो अवशेष मिले उसका एक म्यूजियम में ही तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह से फैसला आया, क्या लग रहा है कि चूँकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुसंख्यक आबादी बुद्ध को मानता है, तो इस वजह से इस तरह के सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए? मैं तो बहुत दुखी हूँ। लोग कोर्ट में इसलिए जाते हैं कि भाई वो कानून का पालन करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, और हमारे समाज के लोग तो वैसे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और संविधान की इज्जत करना जानते हैं, देश की कानून व्यवस्था की इज्जत करना जानते हैं। इसलिए कानून के दायरे में रह के सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो एटलीस्ट केस को ढंग से सुन तो लें। अगर कोई बात की जा रही है, चूँकि देखो, अगर आप लेके म्यांमार से और अफ़गानिस्तान तक कहीं भी खुदाई करा लें तो आपको बौद्ध धम्म के अवशेष मिलेंगे, बुद्धिस्ट पूरी कल्चर के अवशेष मिलेंगे, तथागत बुद्ध की मूर्तियां हर जगह मिलेंगी, चाहे वो अफ़गानिस्तान का बामियान हो या दूसरा और क्षेत्र हो, और चाहे वो म्यांमार हो। क्योंकि एक समय सम्राट अशोक का शासन था तो वो लेके वर्मा से, म्यांमार से और अफ़गानिस्तान तक था, और कहीं भी खुदाई हुई है आज तक तो वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले ही मिले हैं। और इस जगह पे भी जब खुदाई हुई तो उसमें भी बुद्ध के अवशेष मिले हैं। देखिए, कैसे देखते हैं आप मंत्री जी, जैसे अभी पाकिस्तान में एक बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, उसको लेकर बीजेपी ने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया। अभी जो CA NRC के बिल आए थे उसमें कहा कि बुद्धिस्टों को भी हम वो प्रिविलेज देते हैं,
लेकिन जब बात भारत में बुद्धिज्म की आती है, बुद्धिस्टों के अधिकार की आती है, तो खासकर आरएसएस की आइडियोलॉजी में आप लोग फिट नहीं बैठते। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो बाबा साहब का सपना था बुद्धमय भारत का, या जो सम्राट अशोक है, जो भारत की एक गौरवशाली परंपरा है, 17 यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप सोने की चिड़िया कहलाते थे, क्या करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी बहुजन लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सबको एकजुट होने का बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं के अधिकारों का हनन हुआ। लगभग 4000 साल तक पढ़ने लिखने पे, ज्ञान पे, संपत्ति पे, व्यापार पे इन पे बंदिश रही, तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण और पढ़ाई लिखाई का मौका मिला तो हम लोग थोड़ा बहुत तरक्की कर पाएँ। लेकिन अब आउटसोर्स से जिस तरह भर्तियाँ हो रही हैं और लेटरल एंट्री से आईएएस बन रहे हैं, तो हमारे लोगों को तो जो अवसर था, जो रिजर्वेशन से शुरू हुआ था, वो रास्ता भी लगभग इन्होंने बंद कर दिया है। और मुझे लगता है अगर हम लोग ज़्यादा समय तक चुप रहे तो ये धीरे धीरे हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर से हमें लगता है दोबारा गुलाम ये लोग बना लेंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये कुर्सी टेम्परेरी होती हैं, आती जाती रहती हैं, ये परमानेंट कभी नहीं होती। तो कुर्सियों से चिपकने की बजाय कुर्सियों से मुंह छोड़ के सब लोग देश में अपने दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के सब लोगों को, सब बहुजनों को, सभी मूल निवासियों को एकजुट करें और न्यायपूर्ण तरीके से, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को लड़ा, मानवर कांसीराम साहब ने जिस तरीके से आंदोलन को लड़ा, उसी रास्ते पे बढ़ के हमें अपने आंदोलन को लड़ना पड़ेगा। और ये हमारे देश का जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे बहुजन मूवमेंट का, कि आज राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास कोई लीडर नहीं है। अरे अपने लिए तो सारी दुनिया करती है, समाज के लिए कुछ, मतलब ये समय मर मिटने का, समाज के लिए कुछ कर करके गुजरना है। और हमने तो संकल्प लिया कि हमारा जीवन अब पूरे तरीके से समाज के इस आंदोलन को लड़ने पे जाएगा और अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। कास्ट एट्रोसिटी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बिहार, यूपी में स्थिति, जिस तरह से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संजय सिंह, वो लगातार टूर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जातीय हिंसा बढ़ी है लॉकडाउन में, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार, जो जिसको हम काऊ बेल्ट कहते हैं, हिंदी पट्टी कहते हैं। इसको लेकर क्या लग रहा है आपके, चूँकि आप सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं, मंत्रालय भी आप देख रहे हैं, कोई कोई ठोस रोड मैप की ज़रूरत है, या कैसे ये होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जातीय हिंसा के शिकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हो रहे हैं। देखिए, इसका पहले तो इसके ना कारण को समझना पड़ेगा, इसका कारण क्या है। जितनी जातिगत उत्पीड़न होता है वो दलितों, आदिवासियों, ओबीसी के साथ ही क्यों हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। इसके बेस में कहीं ना कहीं मनुस्मृति है, मनुवाद है। मनुवाद को लग रहा है कि उनके फलने फूलने के का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए ऐसे समय में जब जो जितने भी बड़े राज्य हैं जहाँ ज़्यादातर जगह पे बीजेपी की सरकार है, वहीं पे घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और वहाँ घटना करने वालों को सरकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब हत्या करने वालों को या हमारे लोगों को उत्पीड़ित करने वालों को जब सरकारी संरक्षण मिलेगा तो उनके हौसले तो बुलंद होंगे जो ये जुल्म कर रहे हैं। इसलिए ये घटना बढ़ रही हैं। इसलिए दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे ये एट्रोसिटीज़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है। उनकी पार्टी पूरी तरीके से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और उस दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर आज हम लोग की नींद से नहीं जागे, अगर आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकजुट नहीं हुआ, अगर ये बहुजन मूवमेंट मजबूती से आगे नहीं बढ़ा, तो ये कोई दिन दूर नहीं है जब हम दोबारा, हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो आज़ादी से पहले लगातार लगभग 4000 साल रही है। एक और सवाल, अगर आप संख्या के लिहाज से दिखे तो एससी एसटी को पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसके बाद संविधान में भी आरक्षण है, ओबीसी के लगभग वही स्थिति है, उनके 112-13 सांसद हैं। एक पॉलिटिकल लीडरशिप में चुप्पी होती है, क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो एससी एसटी रिजर्व सीट से आते हैं या ओबीसी के लोग होते हैं, जबकि संख्या के हिसाब से देखें तो वो सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं। अभी भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है उसमें मान के चलिए कि 250 के करीब एससी एसटी और ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये एक जो बड़ी चुप्पी है उसकी वजह क्या देखते हैं? हमारे नेताओं की जो पॉलिटिकल परवरिश, न्यूट्रिशंस है, नरिशमेंट है, या उनमें सामाजिक आंदोलन की फूट नहीं होती है, या मतलब क्या ऐसा हो जाता है कि हर कोई मतलब जैसे आप हैं, राजेंद्र पाल गौतम हैं, वो भी विधायक हैं, वो भी मंत्री हैं, उनको भी प्रेशर रहता होगा पार्टी का या वो, लेकिन वो बात करते हैं, बोलते हैं, विक्टिम से मिलते हैं। लीडरशिप में चुप्पी की वजह क्या देख रहे हैं? पद इतना ज़रूरी हो जाता है या उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से होती है? नहीं नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो वो लोग लीडर्स हैं जो अब बोलने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग चुप्पी लगा के पड़े हैं। अब हमारे बहुजन मूवमेंट के बहुत सारे लीडर, चाहे किसी भी पार्टी में, बहुत सारे लोग अब बोलने लगे हैं। ये तो समाज के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन मेजोरिटी में ज़्यादातर संख्या अभी चुप्पी लगाई पड़ी है। और मैं उन सब लोगों को कह देना चाहता हूँ, ज़्यादा दिन आप चुप लगा के घर में नहीं रह सकते। आप इस लायक ही नहीं बचोगे कि आप बोल पाओ।
ये समय आखिरी मौका आपके पास। अगर ये सब लोग एकजुट हो जाएं अपने अधिकार के लिए, कम से कम जिस मर्जी पार्टी में हो, जहां समाज के अधिकार की हक की बात आए, एटलीस्ट उस पर कॉमन ऑब्जेक्ट पे तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करें। कॉमन ऑब्जेक्ट, समाज के कॉमन ऑब्जेक्ट पे तो कम से कम बोलें। नहीं बोलेंगे तो इस लायक नहीं बचेंगे कि कभी एक देश में कुछ रह पाएँ। दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी संख्या अगर SC ST OBC के सारे MPs एकजुट हो गए अपनी सरकार को अगर ये कहते हैं मोदी जी कल को सरकार नहीं चलेगी वरना हमारे लोगों पे माइनॉरिटीज भी हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, जहाँ जिस पे जुल्म हो रहा है, अगर सारे लोग एकजुट होकर कहें कि सरकार का मतलब है सबकी सरकार, जो सबका ध्यान रखे, सबको साथ लेकर चले। ऐसा नहीं है कि आप मेजोरिटी को तो आप ख़त्म करते जा रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी इज्जत लूट रही है, उनके घर जल रहे हैं। मेजोरिटी होने के बाद भी जब 85% के आसपास संख्या वाले लोग अगर ऐसे ही मरते रहेंगे और जब तक एकजुट नहीं होंगे, वाकई में चलता रहेगा। तो मैं ही कह रहा हूँ कि हमारे जितने नेतागण हैं, अब समय आ गया सब लोग न्याय की बात करना सीख लो। और अगर आप न्याय की नहीं बात करेंगे तो समाज फिर आपको इस लायक नहीं छोड़ेगा कि आप दोबारा कुर्सी पे आ पाओ। तो क्या लग रहा है, जैसे आप खुद समता सैनिक दल से हैं, कहीं ना कहीं जैसे RSS से वो निकल के आते हैं, हमारे जो बहुजन संगठन है, तो क्या जो सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया है, जो सांस्कृतिक बदलाव है, उस पर काम करने की ज़रूरत है? निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। तो हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमने कभी अपने मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया। हम लोग केवल कुर्सी और नौकरी और यहीं तक चिपक कर रह गए और इसीलिए कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले, उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया और अकेले वो 4000 साल की गुलामी को तोड़ के इतने सारे हक अधिकार हमें दिला गए। आज हम संसद में जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, लोकसभा में जा रहे हैं, हम असेंबलीज़ के अंदर बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग नौकरियों में सब जगह पहुँच पाएँ। एक अकेले व्यक्ति इतना सब कुछ हमें दे गए और हम इतने जागरूक, इतने सारे लोग होके जो वो दे गए उसको भी नहीं बचा के रख पाए, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये लास्ट मौका है। अगर अभी हम लोग नहीं जागे, अगर हमने अभी भी अपने हक की लड़ाई को मजबूत नहीं किया, तो शायद जो कुछ बचा ये भी चला जाएगा। मुझे एक पत्रकार के तौर पे इंतज़ार है, जब OBC के 112 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी सरकार में, और आज UPSC के नतीजे आए हैं जिसमें समझिए कि लेटरल एंट्री के जरिए IAS हो रहा है। नीट में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण लागू करे OBC का। मुझे इंतज़ार रहेगा कि OBC लीडरशिप की तरफ से जो BJP में हो या किसी भी दल में हो, वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक वो किस्मत वाले हैं और अच्छे हैं कि उनमें सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहा है, और राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग मंत्री भी हैं उनके, जो कम से कम उनके हक हकूक़ की आवाज़ को बियॉन्ड द पार्टी लाइन उठाते रहते हैं, भले उसके खतरे उनको मोल लेना पड़े। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।